हेलो नमस्कार जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। योगी सरकार प्रदेश के बिजली बकायेदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना एक बार फिर लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एकमुश्त समाधान योजना OTS के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा मांगा है। जिलों से ब्यौरा आने के बाद OTS की समयावधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। बिजली बिल के तौर पर उपभोक्ताओं का तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपये बकाया है। बिजली बिल वसूली के तमाम प्रयासों का वह नतीजा नहीं मिल रहा है। लिहाजा विभाग चाहता है कि बकाया बिल पर लगने वाला ब्याज समाप्त कर दिया जाए ताकि उसकी मूल रकम तो कम से कम वापस आ सके। मोदी सरकार 11 अक्टूबर को किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान करेगी। 4,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस बीच इस कार्यक्रम में PM किसान योजना की किस्त जारी होगी या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 11 अक्टूबर को किसानों के लिए पहले शुरू की गई योजनाओं को फिर से शुरू कर सकती है। सरकार ने इससे पहले 16 जुलाई को प्रधानमंत्री धन योजना शुरू की थी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। सरकार ने इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस बीच इस कार्यक्रम में इस योजना को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुछ वाहनों की खरीद पर खासी छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपके पास काफ़ी कम वक्त बचा है। दरअसल योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों ऐप को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है। राज्य सरकार EV खरीदने वालों को सब्सिडी, पंजीकरण शुल्क में छूट, रोड टैक्स में पूरी राहत दे रही है। ये सुविधा सीमित समय के लिए है। इसका लाभ उठाने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो भी नागरिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है और इसी बीच एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची धर्मध्वजा फहराएंगे। इस ध्वजारोहण समारोह के साथ ही मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि इस ध्वजारोहण समारोह के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी यह संदेश देंगे कि सदियों पुराना आस्था का स्वप्न अब साकार हो गया है। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दूतावास शुरू करने का आधिकारिक ऐलान किया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के साथ बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसकी घोषणा की। जयशंकर ने इस दौरान अफगानिस्तान के संप्रभुता का समर्थन भी किया। 2021 के बाद ये पहली बार है जब भारत ने अफगानिस्तान के संप्रभुता का पूर्ण समर्थन दिया है। मुताकी के साथ बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है। अफगान हमारे लिए काफ़ी अहम है। अफगान ने हाल ही में आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दिया। पहलगाम हमले की निंदा की। चीन के आनहुई प्रांत में स्थित वुजूंग टोल स्टेशन लाल टेल लाइट्स के समंदर में तब्दील हो गया। नेशनल डे और मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियों के बाद लाखों लोग घर लौट रहे थे, जिससे करीब 24 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि उस दिन 1.2 लाख से ज़्यादा गाड़ियां इस टोल से गुजरेंगी और ऐसा ही हुआ। वायरल क्लिप्स में साफ दिखता है कि 36 लेन वाली सड़कें कारों से पूरी तरह भर गई थीं। ड्रोन फुटेज में गाड़ियां चमकती लाइटों के नीचे रेंगती दिखीं, फिर आगे जाकर 4 लेन की बॉटलनेक में फंस गईं। सोशल मीडिया पर यह दृश्य तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे अराजकता का सुंदर दृश्य बताया। इस साल चीन में नेशनल डे और मिड ऑटम फेस्टिवल एक साथ मनाए गए, जिससे छुट्टी एक दिन बढ़कर 8 दिन 1 से 8 अक्टूबर की हो गई। टूरिस्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक इस दौरान 888 मिलियन यात्राएं हुईं, जो पिछले साल के 765 मिलियन से कहीं ज़्यादा थीं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ लौटने से सड़कें जाम हो गईं। मायावती ने लखनऊ में आयोजित महारैली में कई बड़े संकेत दिए। उन्होंने साफ किया कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से यूपी में फिर सत्ता पाने का टारगेट रहेगा। कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली में उन्होंने सबसे ज्यादा हमला समाजवादी पार्टी पर बोला और कहा कि ये जब सत्ता में आए तो प्रोन्नति में आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी दलितों और उनके महापुरुषों के अपमान में सबसे आगे रही है।
मायावती ने कहा कि दलित महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों और योजनाओं के नाम रखे गए थे उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उन्हें आधार कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने के लिए शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे गांव के लोगों को समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी। प्रदेश के पंचायती राज विभाग को इस सेवा को शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के साथ MOU साइन करने की अनुमति दे दी गई है। विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार इस सुविधा को पहले चरण में 2500 ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से राज्य की सभी 57,694 पंचायतों में इसका विस्तार किया जाएगा। सोने की कीमतों ने नए रिकॉर्ड तोड़ते हुए निवेशकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस साल सोने की कीमतों में करीब 49% की तेजी आई है। जहां साल की शुरुआत में सोना 78-80 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा था, वहीं अब यह 1,22,000 रुपये के पार पहुंच चुका है। हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी कांग्रेस के 19 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर भारत के खिलाफ लगाए गए 50% टैरिफ को तुरंत वापस लेने की अपील की है। इस पत्र में सांसदों ने कहा है कि यह शुल्क न केवल भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए भी गंभीर आर्थिक समस्याएं पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए दीपावली से पहले सरकार ने ऐसा तोहफा दिया है, जिससे खेत में पसीना बहाने वाले अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की घोषणा ने खासतौर से छोटे और मध्यम जोत के किसानों को राहत दी है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बेटियां और किशोरियां सबसे असुरक्षित हैं और दलितों के खिलाफ अत्याचारों के मामले में भी राज्य सबसे आगे है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झूठ बोलने में नंबर 1 है और मुकदमों के मामले में एक विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कांशी राम स्मारक के रखरखाव की स्थिति पर भी सवाल उठाया, ये कहते हुए कि अगर भाजपा ने सही रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग फीका नहीं होता। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के 348 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 तय की गई है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibonline.com पर जाकर या यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। श्रमिकों के हित में केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय श्रम नीति लाने जा रही है, जिसे श्रम शक्ति नीति -2025 नाम दिया गया है। यह एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगी जो देश भर के श्रमिकों के कार्यस्थल, वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और भविष्य को सुरक्षित करने से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाएगी। सूत्रों के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस नीति का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे। इस नीति के जरिए देश की श्रम शक्ति को एकीकृत दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक श्रमिक क्षेत्र के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है, जिसको देखते हुए मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी और CIDCO महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के बीच एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP परियोजना है। इसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74% और CIDCO की 26% हिस्सेदारी है। नवी मुंबई हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद मुंबई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से परिचालन शुरू करने के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं से लैस है। इसमें लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए 3,700 मीटर लंबा रनवे, मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं।